हमारे आज़ादी के ज़माने में हिंदुस्तान में तो औरतों ने वो काम अंजाम दिए हैं जो दूसरों में नहीं दिया। यानी हमारे पास ख़वातीन के लिए काफ़ी इज़्ज़त का मामला रहा है हमेशा। मिसरा है इकबाल साहब का, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अभी देखिए, कुदरत जब बनाई है तो हर चीज़ की एक मुज़क्कर के साथ मुअन्नस, चाहे पेड़ होने दो चाहे जानवर होने दो, तो इंसानों में तो ज़ाहिर है हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं। अभी देखिए, कुदरत जब बनाई है तो हर चीज़ की एक मुज़क्कर के साथ मुअन्नस, चाहे पेड़ होने दो चाहे जानवर होने दो, तो इंसानों में तो ज़ाहिर है हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं। मिसरा है इकबाल साहब का, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ये वाक़या यही है कि अगर औरत नहीं होती तो मर्द इस तरह से दुनिया नहीं चला सकता था। और ख़ास तौर पे हमको जो है, लोग मगरिब में समझते कि बहुत तरीक़े पसंद है, लेकिन आप मशरिक़ में ही देखिए जहाँ पर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है और कुछ शायद हकीकत भी है कि लड़की होती है तो दफना देते हैं, लड़की होने पे वो करते हैं। वो होने के बावजूद हमारे पास ख़वातीन के लिए काफ़ी इज़्ज़त का मामला रहा है हमेशा। अगर हम असातीरी अदब की तरफ आएँ तो हमको लगेगा कि कुंती और द्रौपदी को देखिए, जिन्होंने महाभारत पूरी करा दी। अब 8 माह, अभी ख़ास तौर पर जब ये मगरिब की तरफ हम गए हैं तो हमको वो 8 मार्च, जिसको हम बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मनाते हैं आज 100 साल से, वो पहला एक एहतजाज मिलता है जो मज़दूर औरतों ने अमेरिका में किया था। मगर उससे पहले हमारे पास तो बहुत मिलते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे आज़ादी के ज़माने में हिंदुस्तान में तो औरतों ने वो काम अंजाम दिए हैं जो दूसरों में नहीं दिया। यानी अगर आप चले जाएं, ख़ानदान ग़ुलामा से लेके रज़िया सुल्तान थी, उसके बाद इधर रुद्रम्मा और झांसी की लक्ष्मीबाई, ये, लेकिन आज़ादी की जंग में जो है बहुत ख़वातीन ने हिस्सा लिया। एक बात आप सोचिए, खाली मर्द हिस्सा नहीं लेते हैं, हर औरत हिस्सा लेती है जो मुजाहिद होता है। अपने मुजाहिद शौहर की एक समझिए वो हाथ पकड़ के चलती है, क्योंकि वो अगर जंग में रहता है तो घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आइंदा नस्ल के लिए काम करने वाली वो औरत ही होती है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब हाल में एक तहरीक चला ली है कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि औरत की कोई आज़ादी नहीं है। ऐसी बात हिंदुस्तान में तो थी नहीं। आपको मैं पहले तो बता दूं कि 2 ऐसी ख़वातीन का जिक्र कर देती हूं मैं, जो गैर मुल्की होते हुए भी हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिए हैं। एक है नीली सेन गुप्ता और दूसरी जो है वो है हमारी नूर इनायत शाह। नीली सेन गुप्ता के शौहर जो है वो बंगाली थे, चिटागांग के रहने वाले थे। वो अपनी बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन गए, वहाँ पर नीली सेन गुप्ता से उनकी दोस्ती हो गई। वो आ गई चिटागांग आके अपने शौहर के मरने के बाद उन्होंने मज़दूरों में काम शुरू किया। बाद में गांधी जी के साथ मिल गई और वो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम हुई तब भी वो चिटागांग में रही, और बांग्लादेश बनने के बाद मिसेस गांधी उनको हिंदुस्तान लाई और यहाँ 1977 में उनका इंतकाल हुआ। दूसरी जो खातून है वो है हमारी नूर शाह इनायत। नूर शाह इनायत जो है वो एक बहुत बड़े मौसीक़ार थे। इनायत शाह वो बड़ौदा में मौसीकी सिखाते थे, बाद में हैदराबाद आए और यहाँ पर शाह हाशिम ने उनको मुरीद बनाया और कहा कि तुम तबलीग करने के लिए जाओ। तो बेचारे अमेरिका गए, वहाँ एक खातून उनके पीछे पड़ गई, शादी कर लो। फिर वो वहाँ से फिर वो मॉस्को भाग के आए। मॉस्को के बल्शोई थिएटर में उन्होंने जंग से पहले अपना परफॉर्मेंस दिया। वहाँ पर उस अमरीकी खातून ने आकर उनसे शादी की और उनकी एक बेटी नूर पैदा हुई।
नूर ने कभी हिंदुस्तान नहीं देखा था, उसने सिर्फ शाह इनायत से ही अपने हिंदुस्तान के बारे में सुना था। और जब दूसरी जंग अजीम हुई तो वो जासूसी करने लगी हिंदुस्तान के लिए। उनसे किसी ने पूछा कि भैया आप किसके लिए काम कर रही हैं, आप तो पैदा हुई फ्रांस में। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था, वो 20 साल की उम्र में जर्मनों की गोलियों का निशाना बन गई। अभी हाल में उनका एक बस्ट लगाया गया है, शाह नूर इनायत। तो ये तो हो गई गैर मुल्की, यानी उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमारी ख़वातीन में शुमार करूँगी मैं उनको। इसके अलावा आप आते जाइए, जाते जाइए, निकलते जाइए तो देखेंगे कि सारे हिंदुस्तान में आपको ख़वातीन का जिक्र मिलेगा। अभी मैं बता रही थी आपको कि रज़िया सुल्तान से लेके आपको हज़रत मोहानी की निशात बेगम तक लोगों ने साथ दिया है। मौलाना आज़ाद की बीवी ने, कस्तूरबा गांधी ने इधर से दिया है। और सबसे जो बड़ा नाम मेरे जहन में जो आता है वो कल्पना जोशी दत्त का है, जिन्होंने चटगांग में 14 साल की उम्र में अंग्रेज़ पे बम फेंका था। और फिर जो है गीता भाभी जो है वो कानपुर की रहने वाली थी और बिरवा से उनकी शादी हुई थी, बंगाली थी। और शादी के बाद वो बिरवा साहब बम बनाकर फेंका करते थे गदर पार्टी में। तो एक बम बनाए और वो जो है उनके हाथ ही में बस्ट हो गया, तो उनका इंतकाल हो गया। गीता भाभी ने अपने शौहर की जो गदर पार्टी थी उसके लिए काम किया, तो पैम्फलेट लगाती थी, ये करती थी। उसके बाद में उन्होंने 2 अंग्रेज़ों पे गोली चलाई और एक में पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो फिर आज़ादी भी हो गई थी तो छूट गई। और उन्होंने नेहरू को बताया कि साहब आपको जो है ख़वातीन को पढ़ाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। लखनऊ में उन्होंने एक रफ़ी अहमद खुदवाई एकेडमी बनाई अपनी। तो अब ये नाम जो है हमको कहीं मिलते नहीं हैं। हमारे पास जो है हमको जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिन्होंने वाकई काम किया और फिर अपना नाम नहीं किया, सिर्फ अपने काम के लिए किया। तो उसमें मैंने आपको 2-3 नाम तो बता दिए, हज़रत मोहानी की बीवी और एक नैना दास थी, उन्होंने भी बम फेंका था। और ये सब बंगाली थे। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा अपने वतन की तरफ आ जाना चाहिए। कुतुब शाही, क्योंकि कुतुब शाही औरतों ने भी काफ़ी काम किया है। देखिए, मैं भागमती की ख़ाइल नहीं हूँ। भागमती एक रिवायत है जिसको एक कहानी के तौर पे बयान किया गया है, वरना भागमती का कहीं पर भी दाखिली या ख़ारिजी तहक़ीक़ में ज़िक्र नहीं मिलता है। हालांकि लोग कहते हैं कि साहब मीर मोमीन साहब ने उनको पीछे रखा, ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको 2 मकबरे मिलते हैं। प्रेमावती का मकबरा मिलता है कुतुब शाह की गुंबदों में। तो अगर ऐसी बात थी तो मीर मोमीन की, तो फिर ये 2 मकबरे वहाँ क्यों गए, तो हो जाता है। खैर, जो भी था, भागमती थी नहीं थी उससे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगी। लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते हयात बख्शी बेगम का। हयात बख्शी बेगम ने 2 या 3 मुकाबले किए हैं मुग़लों से और हमेशा उन मुग़लों को मात दी है। लेकिन एक में वो पीछे हट गई थी, उन्होंने काफ़ी पैसा वैसा दिया। और लेकिन औरंगज़ेब के क़यामत तक जाकर उन्होंने औरंगज़ेब को समझाया कि अगर अवाम नहीं रहेंगे, ये सब मारे जाएंगे हमारे लोग, तो न मैं मलिका हूँ और न आप आलमगीर हैं। देखिए, ये बहुत डेमोक्रेटिक टाइप का बयान है ये, कि अवाम से बादशाह भी है और हमारा लीडर जो भी होता है वो अवाम से होता है। वो हयात बख्शी बेगम ने बताया और औरंगज़ेब इतना मुतासिर हुआ कि आप देखते होंगे कि उनके मकबरे के सामने एक छोटा सा वो है जहाँ पर, और कहते हैं कि औरंगज़ेब ने खराज अक़ीदत पेश किया था उनको। आइए ज़रा, और क्योंकि अब कुतुब शाहियों के पास तो बहुत है। उसके बाद में मैं सीधे आ जाती हूँ आपकी बदकम्मा पर, क्योंकि अभी बदकम्मा का ज़माना चल रहा है। हर शख्स बोलता बदकम्मा खेल रहे हैं। हमारे पास एक मुहावरा है, बदकम्मा बताता हूँ। क्यों बोलते मालूम है, वो भी आपको मालूम हो जाएगा कि क्यों बोलते तेरी बदकम्मा बताता हूँ।
ये मज़दूर पेशा ख़वातीन है। आपको देखिए खरीफ की फसल आ जाती है, तैयार हो जाती है, तो गेहूँ, चावल, मिर्च, कपास ये आ जाता है, और इसके लिए चूहे और चूहों को खाने के लिए सांप आते हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए रात में जागना पड़ता है। दिन भर मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, वो किसान जाके ऊपर मचान पे बैठ जाते हैं, तो नीचे औरतें हिफाजत करती हैं उसकी। अब हिफाजत करने के लिए क्या है, दायरे में खड़े रह, आपको कहीं मिलेगा, यानी बिहार में, बिहार और इसमें क्या कहते हैं आपको, असम में बिहू, और इधर केरला में जो है भी एक फेस्टिवल होता है। तो हमारे यहाँ तेलंगाना में बतकम्मा, बतकम्मा का मतलब है ब्रतकु अम्मा, लॉन्ग लिव टू द वुमन, अम्मा को लंबी उम्र मिले। तो ये लंबी उम्र वो गाने गाते जाते हैं। तो 40 गाने हैं जो शुरू करते हैं, वो गणेश चौथ से शुरू करते हैं, दशहरे पर जब अनाज घर में ला लेते हैं तो वो आखिरी हो जाता है। पहले 10 दिन वो खाली लकड़ी रख के करते हैं, फिर उसके बाद 10 दिन जो है गीत दूसरे गाते हैं। उसमें जो वीट खींचते हैं ना, जो घास खींचते हैं, वो घास जमा के करते हैं, फिर फूलों की बनाते हैं, फिर वो दशहरे को वो पानी में फेंक देते हैं। अब ये जो 40 गीत हैं, ये 40 गीत मर्दों के जुल्म सितम पे लिखे हुए हैं, और ये गीत गाने वालियाँ ऐसी औरतें थीं जो बिल्कुल मज़दूर पेशा थी। उनका कोई ना कुछ उनकी तालीम हुई थी कहीं, और उन्होंने खुद ही लिखे थे। जैसे क्या है, मैं एक छोटे छोटे से मुझे याद है जो बता देती हूँ। गंगम्मा गौरम्मा उయ్యాలో अक्का इधर अक्का చెల్లెలు उయ్యాలో ఒక్కనికి ఇచ్చారు उయ్యాలో, ये। और एक ये है कि एक तालाब बनाने के लिए नवाब साहब ने तालाब खोदा, और उसमें जो है औरत की अगर कुर्बानी दी जाए तो वो तालाब में पानी आ जाएगा, तो फिर वो औरत की कुर्बानी दी जाती है, तो वो पूरी कुर्बानी का जिक्र उसमें मिल जाता है। अगर आपको कहीं मिल जाए, आप 40 गीत आराम से सुनिए, तो आपको लगेगा कि ये ऊपर बैठे हुए मर्दों को गालियाँ देते जा रही है। फिर वहाँ से आगे अपनी फिर खरीफ की फसल का भी आया। तो करवा चौथ फिल्मों में देखते ना, वो फिल्मों वाली करवा चौथ नहीं होती, अब अनाज की बिक्री हो जाती है, तो वो औरत एहतजाज करती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ मेहनत की है, अनाज ढोया है, पानी के साथ में तुमको किया है, तुमको खाना ला जा के दिया, लिहाजा आप मेरे को भी कुछ हिस्सा दो। तो आज जो है ये होता है, मैंने होना चाहिए कि मर्द खाना बनाए, औरत को मनाए, उसके लिए कुछ तोहफे लाए, और उसके बाद वो मान लेती है, और दिवाली पर जो है पूरा हिसाब किताब हो जाता है। तो हमारे, क्योंकि हमारे पूरे त्यौहार जितने भी हैं ये औरतों ही के बनाए हुए हैं, और इस पर औरतों का ज़्यादा हक़ होता है। अब 20वीं सदी में आने के बाद अगर आप देखेंगे, जबकि हमारी आज़ादी मिल गई है, तो इसमें बहुत नाम हैं, बहुत ख़वातीन ने हैदराबाद में काम किया है। लोग कह समझते होंगे कि ये यहाँ का बादशाह मुसलमान था तो कोई मुसलमान काम नहीं किया। इत्तेफाक की बात यह है कि सारी ख़वातीन जिनके मैं नाम लूँगी, वो जो है मुसलमान ख़वातीन के लिए काम किया। उसमें हिंदू ख़वातीन भी जाती थी, लेकिन उनका काम जो है, क्योंकि उनको बता दिया गया कि आप मज़हबी तौर पे अंदर से बाहर नहीं आना, तो इन ख़वातीन ने उनको बाहर लाया, उनको मज़हब पढ़ाया, उनको ये समझाया कि किसी हम इस्लाम में औरत को दबा के नहीं रखा गया है। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा का। सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा के दादा हुमायूं मिर्ज़ा साहब उनके शौहर थे, और दादा का नाम सफदर था। तो उन्होंने एक स्कूल खोला, सफदरिया स्कूल, आपने नाम भी सुना होगा। इसका रिज़ल्ट जो है हाल तक 100% आता था, और वो उर्दू मीडियम स्कूल था। यानी उर्दू मीडियम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बंद होने के बाद भी सुगरा आपा ने उसको उर्दू मीडियम ही रखा। उसकी वजह क्या थी, वहाँ पर उन्होंने उन बच्चों को तरबियत दी जो मामाओं की बच्चियाँ हैं, जिनकी गुर्बत में बिल्कुल पड़े हुए हैं, उनको उनके माँ बाप भी जो है उनसे काम करा लेते हैं, तो उनको उन्होंने पढ़ाया। और उसी स्कूल के अभी बहुत सारे बच्चे, मुझे तो 2 लड़कियाँ ऐसी भी मिली जो डॉक्टर हो गई, 2 लड़कियाँ ऐसी मिली जो ऐसे शोबे में गई, इंजीनियर हैं ही। तो ये
काम तो किया उन्होंने कुछ भी हो जाए, और अंग्रेज़ी उनकी इतनी अच्छी रही कि मुझे फ़ख्र होता था कि ये बच्चे जो बिल्कुल जिनके घर में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती है, उन बच्चों को भी वहाँ पर तरबियत मिली। तो और उसके बाद फिर एक नाम आता है जमालुन्निसा बाजी का। जमालुन्निसा बाजी हज़रत मोहानी की भतीजी थी। आप हज़रत मोहानी का नाम तो सुने हैं। हज़रत मोहानी साहब जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबसे निकले, सब में गए, सबसे निकले, और आखिर में उन्होंने अपने आप को सुर्ख रंग में डुबो लिया। समझा, सुर्खरू हो गए समझिए वो। और उनके जो घर वाले थे सभी ने कम्युनिस्ट, घर वाले में निशाद उनकी बीवी थी, उन्होंने काफ़ी काम किया उनके लिए। फिर उनके जो भाई के बच्चे थे जमालुन्निसा बाजी, अख्तर हसन, रज़िया, अकबर, ज़किया, ये सब जो है बहनें, तीनों बहनें फ़ारसी और इसकी जो जमालुन्निसा बाजी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो नायाब किया। उन्होंने ऐसी ख़वातीन को जो घरों में काम करती हैं लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता कि वो उस इज़्ज़त के साथ अपना गुजारा कर सकें, उनके लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। और वहाँ पर उन्होंने शतरंजी बुनने से लेके स्वेटर बुनना और कई चीज़ें उन्होंने आर्टिफिस्ट को इनकरेज किया, और उनका सामान बहुत बाहर तक जाता था। उसके बाद में उनकी कोऑपरेटिव को, खैर अब पॉलिटिकली उसको दबा दिया गया। वो बेचारी 100 बरस की औरत क्या काम करेगी, कुछ कर नहीं पाई, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई। लेकिन इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखते हुए फिर सुरैया बोस सुभाष चंद्र बोस के भाई की बहू थी, और वो हैदराबाद में आई। सफ़रानी साहब का नाम सुना होगा, आबिद हसन सफ़रानी, ये उन्हीं की फैमिली से थी। और उन्होंने बुनकरों की तरफ तवज्जो दी। बुनकर औरतों को, बड़े उस्ताद जो बुनकर थे उनको लाकर हिमरू और क्या कहेंगे आप उसको, उपाड़ा, ये मर गए थे ये सब। उपाड़ा, नारायणपेट, ये जो साड़ियों के बड़े बड़े थे, यानी उनको पहले समस्थान वाले सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद जब कोई करने वाला नहीं रहा तो ये पूरी सनत ख़त्म हो रही थी। तो सुरैया आपा ने वो पूरी सनत को रिवाइव किया, और वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का बहुत बड़ा उनका वो था, और एक्सपोर्ट होता था वो माल उनका बाहर से बहुत लोग आते थे और सुरैया आपा के पास जाके वहाँ से सामान लेके आते थे। उनके साथ फिर अजरापा भी थी, महालक्ष्मी राज भी हैं। तो ये औरतों के नाम हम बहुत कम आते हैं। और अब देखिए, अदब जो होता है ना, यानी जो आपकी कहानी होती है, जो आपकी नज़्म होती है, वो कोई भी बोलता होगा, लेकिन उसकी एक अहमियत होती है, वो हमको तारीख़ का दाखिली सबूत देती है। तो हैदराबाद उसमें भी पीछे नहीं रहा। नजमा निखत ने 16 साल की उम्र में एक कहानी लिखी थी, और वो कहानी छपी तो सज्जाद ज़हीर साहब ने मुबारकबाद दी उनको, इतनी खूबसूरत कहानी उन्होंने लिखी थी। अब उसके बाद आपने वाजिदा तबस्सुम का भी नाम सुना, जिलानी बानो के भी बहुत अच्छे अफसाने, फिल्में भी बनी हैं उनकी उस पर। और फिर इस तरह से हमको बहुत सी औरतें ऐसी मिल जाती हैं जिन्होंने उर्दू की बका के लिए काम किया। एक और नाम है जो हैदराबादी नहीं है, बिल्किस अलाउद्दीन, उन्होंने भी उर्दू ड्रामे वगैरह पे काम किया, और बहुत सारे, वो खैरुन्निसा की पूरी कहानी जो थी उन्होंने बाहर लाई। उस पर वो डालरिम्पल साहब ने एक किताब लिखी, वाइट मोगल्स। तो ऐसी औरतें जिनके यानी हम बोलेंगे। अच्छा, फिर एक और भी मैं हिंदुस्तान की एक बड़ी खातून का नाम बोलूँगी जो बिल्कुल ही लोग भूल गए हैं उनको, वो है अजीज़न बाई। अजीज़न बाई जो है वो प्रोस्टिट्यूट थी, और उस ज़माने के जो प्रोस्टिट्यूट होते थे जो वो सिर्फ गाने वालियाँ होती थी, या गाती थी या रक़्स करती थी, यानी उनके पास कोई और बेहूदगी नहीं होती थी। लोग अपने बच्चों को वहाँ पर तरबियत सीखने के लिए भेजते थे। तो अजीज़न बाई ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। कानपुर में उन्होंने इन्हीं तवाइफिन का एक ब्रिगेड बनाया और अंग्रेज़ों को काफ़ी पीटा उन्होंने। अंग्रेज़ घबरा गए और उस पर बोले कि ये औरतें जो है वो गलत किस्म की हैं, इनके पास नहीं जाना। तो इस तरह से हमारा वो
एक कल्चर जो था वो डूब गया। वरना ये तो हमारे पास वसंत सेना, आम्रपाली वगैरह के ज़माने से चलते हुए आया था। वैसे अजीज़न बाई हमारे पास गई। अब फिर एजुकेशन में आपको ज्योति फुले मिल जाती हैं। तो कई लोगों ने काम किया है और दुर्गाबाई देशमुख का नाम आ जाता है और इन्होंने देशमुख साहब ने, अब इन लोगों ने औरतों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलवाई कि उनको पढ़ने के लिए जाना चाहिए। वैसे बहुत काम क्या करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनको याद रखना चाहिए, इनको हमको भूलना नहीं चाहिए। इनका ज़िक्र हमारे पास हम अपने बच्चों को दें, क्योंकि अगर आप निसाब की किताबों में नहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है, तो हम फिर भूल जाते हैं। वहाँ से ही शुरू करना चाहिए कि हमारी औरतें जो हैं वो घर में रहकर भी काम करती हैं और बाहर भी आकर काम करती हैं। तो ये मेरा ख्याल था कि आप लोगों के सामने इसको पेश करूं। कोशिश की है, देखिए क्या होता है।